अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। शाजिया ने अपना अटल फैसला सुना ही दिया और चाय के बर्तन लेकर कमरे से निकल गई। अरहम बदस्तूर सर पकड़े बैठा रहा। वो मायूसी और बेबसी का इजहार शाजिया के सामने आसान अल्फाज में कर तो चुका था, लेकिन ऐसा कई बार होने के बावजूद भी शाजिया मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। अरहम के जहन में उस वक्त 5 साल पुराने वाकयात किसी फिल्म की तरह रवां थे। रात गए शाजिया के घर जाना, काली चादर में लिपटी हुई शाजिया का उसका इंतजार करना, बेचैनी बेताबी चाहत के हाथों मजबूर, और फिर एक गठड़ी समेत दोनों का गांव से शहर तक 4 घंटे का तवील पैदल सफर। वो रेलवे स्टेशन का मंजर, वो गाड़ी की आमद, वो जल्दबाजी में टिकट का ना लेना, और फिर ट्रेन पर सवार होना और अनदेखी मंजिल की जानिब सफर। ये लें, पानी पिए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अलमारी में ये सिगरेट का आखिरी पैकेट ही था। अब सुबह सवेरे कोई सबील ना निकली तो शायद नाश्ता भी ना मिले, क्योंकि चीनी पत्ती भी इस आखिरी चाय में डाल दी है। शाजिया ने कमरे में आकर गिलास टेबल पर रखा। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि सिगरेट का पैकेट देते वक्त वो इतना कुछ बोले, मगर हालात मजबूर कर भी देते हैं इंसान को, बंद मुंह खुलवा भी देते हैं। आप घबराएं नहीं अरहम, मैंने फैसला कर लिया है। सुबह सवेरे मोहल्ले में कोई काम धंधा ढूंढने जाऊंगी। खुदा कोई ना कोई सबील तो पैदा कर ही देगा। अब आप उठें और आराम करें। देखें, रात के 3 बज चुके हैं। शाजिया ने प्यार से अरहम की पीठ थपथपाते हुए कहा। अरहम का मुंह नीचे होने की वजह से वो शाजिया की आंखों में आंसू ना देख सका था। किसी ने सच ही कहा है कि भूख में प्यार भी नहीं हो पाता। शाजिया कमरे से चली गई। अरहम ने सिगरेट सुलगाया और 2 लंबे लंबे कश लिए। वो सिगरेट के धुएं को अपने अंदर मौत की मानिंद सरायत करवाना चाहता था, मगर नहीं, अभी नामाए अमाल में उसकी जिंदगी बाकी थी। जहन में मौजूद फिल्म एक बार फिर चल पड़ी थी। वो दोनों रात भर सफर के बाद एक स्टेशन पर उतरे। ना कोई यार ना मददगार, सिर्फ खुदा के सहारे, मोहब्बत के मारे। शाजिया और अरहम, घर गांव गलियां, माँ बाप बहन भाई, हंसते बसते घर छोड़कर तनतनहा स्टेशन पर इस आस पर खड़े कि कोई तो सबील निकले। तुम्हारे पास कितनी रकम है? अरहम ने शाजिया से पूछा। 5,000 रुपये तक हो जाएंगे। सोने की चैन, बालियां और अंगूठी भी साथ लाई हूं। और आपके पास कितने हैं? मेरे पास इतने हैं कि 1 महीना आराम से गुजार लेंगे, लेकिन घबराओ नहीं, मेरे पास हिम्मत है कुछ ना कुछ करने की, काम धंधा ढूंढ लूंगा। उसी दौरान एक रिक्शा ड्राइवर आया। कहाँ जाना है साहब? एक उधेड़ उम्र का आदमी पास आकर बोला। शाजिया और अरहम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनकी मंजिल थी ही कहाँ जहां जाना था। दोस्त, हम इस शहर में नए हैं, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई जान पहचान वाला। बुरा ना मानो तो थोड़ा सा वक्त निकालो और हमें किराए पर कोई घर दिलवा दो। अरहम ने बिला झिझक अपने दिल की बात कह दी थी, क्योंकि वो जानता था कि चुप रहने से कोई बात न बनती दिखाई देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शहर के आखिरी सिरे पर सफिया बेगम ने कॉलोनी बनवाई है। निहायत ही मुनासिब किराए पर वहां मकान मिल जाएगा। और वैसे भी सफिया बेगम ने वो कॉलोनी इसी मकसद से बनवाई है कि मुतवस्सित तबके के लोग आराम से रह सकें। अगर आप कहें तो आपको ले चलता हूँ। रिक्शे वाले ने तो गोया उन दोनों के मसले का हल चुटकियों में ही निकाल फेंका था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरहम ने जल्दी से कहा। ठीक है दोस्त, लेकिन मैं वहां जाने के 400 रुपये लूंगा और 100 रुपये इजाफी। वो इसलिए कि आपको जल्द ही इस शहर में घर दिलवा दिया। ठीक है भाई, ले लेना, अरहम ने दांत कचकचाते हुए कहा। उसे गुस्सा तो आ रहा था। एक तो किराया इतना ज्यादा, ऊपर से खुल्लम खुल्ला बदमाशी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बेयारो मददगार रिक्शे में सवार हो ही गए। सुबह का वक्त होने की वजह से शहर की अक्सर दुकानें बंद थीं। टाउन के खाकरूब सड़कों की सफाई सुथराई में मसरूफ थे। ये सफिया बेगम कौन है? अरहम ने रिक्शे वाले से पूछा। साहब, बड़ी जिंदा दिल खातून हैं वो। आज से 20 साल पहले गरीब घराने में रहती थी। माँ बाप एक हादसे में गुजर गए तो 2 भाइयों की किफालत उनके जिम्मे आ गई। पढ़ी लिखी थी। कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश की तो जिब्रान आगा के यहाँ मुलाजमत मिल गई। दिनों में ही 40 साला जिब्रान 22 साला सफिया पर फिदा हो गए और बात निकाह तक पहुंच गई। खैर से निकाह हुआ
कुछ अरसे बाद सफ़िया के भाइयों की तालीम मुकम्मल हुई तो जिब्रान आगा ने उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया। वहाँ जाकर उन्होंने मुलाजमत तो की, मगर दोनों गोरों के रंग में रंग कर वहाँ के ही हो गए। जिब्रान आगा के पास बेशबहा दौलत थी, 2 शादियाँ पहले की थी। उनकी औलादें भी अपने अपने हिस्से के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सफ़िया बेगम के लिए जिब्रान आगा ने अच्छा खासा महलनुमा घर तैयार करवा दिया था। वो हकीकत में वहाँ की रानी बन गई, मगर गुज़िश्ता साल शदीद अलालत के बायस जिब्रान आगा फौत हो गए। समझदार इंसान थे, अपनी तमाम दौलत और जायदाद बांटकर तीनों बीवियों को राज़ी करके बेवा बना गए। सफ़िया बेगम के हिस्से में शहर के इख्तिताम वाली ज़मीन आई। खिदमत खल्क के जज्बे ने सफ़िया बेगम को झंझोड़ा तो सारा बैंक बैलेंस उस ज़मीन पर लगाकर उसे कॉलोनी बना दिया। गरीब गरबा और मुतवसत तबके वालों को निहायत कम किराए पर कॉलोनी में रहने की इजाज़त दे दी। सफ़िया बेगम के पास इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं। जिब्रान आगा के बिजनेस का बड़ा हिस्सा हर माह रकम की सूरत में सफ़िया बेगम के अकाउंट में जमा होता रहता है, और शहर से बाहर आमों और लीमों के बागात की रकम भी ठीक ठाक बन जाती है। अगर कमी है तो बस औलाद की। रिक्शे वाले ने सारी कहानी उसे सुना डाली, जैसे वो कई बार सुना चुका हो। कहीं भी लचक झिझक या रुकावट ना आई। अच्छा जी, फिर तो काफ़ी अच्छी खातून है वो। हाँ जी, क्यों नहीं, रिक्शे वाले ने कहा। थोड़ी ही देर में शहर की तमाम इमारतें ख़त्म हो गई, गोया शहर का अख्तिताम हो गया, और कुछ ही फासले पर सफ़ेद रंग की एक बुलंद तवील दीवार नज़र आई। अरहम को यह बात अजीब महसूस हुई। ये दीवार कैसी है? यही तो सफ़िया बेगम की कॉलोनी है। इस कॉलोनी के चारों तरफ ऐसी ही दीवार है। कॉलोनी में दाखिले के लिए 4 तरफ बड़े बड़े गेट हैं और उनमें बाकायदा चौकियां बनी हुई हैं। रिक्शे वाले ने कहा तो अरहम का तजस्सुस और बढ़ा। थोड़ी ही देर में वो दीवार तक पहुंच गए और एक बड़े से जहाजी साइज गेट के सामने रिक्शा रोक लिया गया। रिक्शे वाला उतरकर गेट के अंदर गया। कुछ ही देर में वो वापस आया तो वो खुश दिखाई दे रहा था। मुबारक हो साहब, एक घर किराए पर मिल गया है, आए। एक कमरे का घर, बरामदा और सहन, मुनासिब घर और मुनासिब किराया। अरहम और शाजिया वाकई बहुत खुश थे। रात से लेकर अब तक उन्हें अब तन्हाई मुयस्सर आई। तुम्हारे नसीब तो बहुत अच्छे हैं शाजिया। जी, क्यों नहीं, जब आप साथ हैं तो नसीब अच्छे ही होंगे। अब बनाओ मत, तुम ऐसा करो कि मुझे बताओ नाश्ते के लिए क्या चाहिए। भूख से जान निकली जा रही है, अरहम ने पूछा और शाजिया ने बता दिया। अभी वो निकलने के लिए उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आ गया यहाँ? शाजिया ने परेशान होते हुए कहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इस कॉलोनी में आए हुए उन्हें बमुश्किल 10-15 मिनट ही हुए थे। कहीं गांव से तो कोई हमारा पीछा करते ना आ गया हो। शाजिया ने अपना वहम जाहिर किया तो अरहम भी परेशान दिखाई दिया। बात तो सच है, लेकिन वो इतना ही कह पाया कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। कौन है? अरहम ने ऊंची आवाज में पूछा। सफ़िया बेगम, एक मुतरन्नुम सी निस्वानी आवाज आई। दोनों ने सुनी तो उनकी जान में जान आई। शाजिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। क्यों भाई, घर से भागे हुए हो जो इतना घबरा रहे हो? सफ़िया बेगम ने अंदर दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में ट्रे थी। अरहम ने गौर से सफ़िया बेगम को देखा। वो जानना चाहता था कि आखिर सफ़िया बेगम है क्या चीज़ कि जिब्रान आगा जैसा दौलतमंद शख्स चुटकियों में उस पर फिदा हो गया था। लेकिन वाकई वो हुस्न का पैकर थी। उधेड़ उम्र होने के बावजूद भी वो नौखेज़ दोशीज़ाओं से कम नहीं थी। अरे नहीं सफ़िया आपी, आइए अंदर आइए। शाजिया ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने की दावत दी। लेकिन तुम्हारे अंदाज से तो यूं ही लगता है नो ब्याहता हो। नहीं, वो दरअसल। शाजिया ने अरहम की जानिब देखा जैसे कह रही हो कि उस मुसीबत को तुम ही संभालो। अरे दरवाजे पर खड़े खड़े तफ्तीश करेंगी या अंदर भी आएंगी आप? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। मुझे अभी कॉलोनी के मैनेजर ने बताया है कि नए किराएदार आए हैं। सोचा कि यहाँ के उसूल व ज़वाबित भी बताऊँ और मिल मिला भी आऊँ ताकि आप लोगों को नाश्ता भी दे दूँ। सफ़िया बेगम ने ट्रे शाजिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा और एक पास खड़ी कुर्सी पर बैठ गई। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मैं जा ही रहा था लेने, अरहम ने कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान अरहम ने सारी हकीकत सफ़िया बेगम को बता दी। पहले तो उसने डांटा कि ऐसा नहीं करना था, लेकिन फिर हंसकर टाल गई और चली गई। 2 माह का अरसा पलक झपकते में गुजर गया। अरहम को नौकरी मिल गई। दोनों ने निकाह भी कर लिया।
और शाजिया का सफ़िया बेगम से दोस्ताना काफ़ी बढ़ गया। सफ़िया बेगम कॉलोनी के ही एक घर में तनतनहा रहती थी। शाजिया ने कई बार पूछा कि वो ऐशो इशरत से भरपूर ज़िंदगी छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हैं, लेकिन हर बार जवाब हंसी में टाल दिया जाता। जहन में चलती हुई फिल्म का सबसे भयानक सीन अरहम के सामने आ ही गया। जी हाँ, हादसे। सफ़िया बेगम की कॉलोनी में आने के 4 साल बाद एक रात काम से वापस आने पर अरहम बुखार में निढाल सा चारपाई पर गिर गया। बर वक्त इलाज हुआ मगर कोई अफाका न हुआ। 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, 2 माह बाद भी अरहम की कैफियत वही रही। सारी जमा पूंजी ख़त्म, लेकिन जिस्म था कि बुखार से गर्म। टांगों में यूं जैसे नस तक ना हो। नौकरी भी गई, सेहत भी गई और जमा पूंजी भी गई। रही शाजिया तो वो इस पुरस्रार बीमारी के खिलाफ डटी रही। अरहम ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अब तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, मगर शाजिया ना गई। अरे आप अब तक सोए नहीं? शाजिया की आवाज़ सुनकर अरहम जहन के सिनेमा से बाहर निकला। रात गुजर चुकी थी, फिल्म भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी इख्तिताम बाकी था और यह इख्तिताम हकीकत में होना था। नहीं शाजिया, बस नींद नहीं आई। अरहम ने फीकी मुस्कुराहट लबों पर बिखेरी। आज पूरे 2 माह बाद आपके मुंह से अपना नाम सुनकर दिल को कितना सुकून मिला है। शाजिया ने मुसर्रत से कहा। नाम तो रोज़ पुकारता हूँ, नाम लेने और पुकारने में बड़ा फ़र्क होता है। अब कहाँ की तैयारी है? आपके नाश्ते की फ़िक्र खाई जा रही है। सफ़िया बेगम के यहाँ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उनसे दिल का हाल कह ही डालूं। बहुत अरसा हो गया कहते हुए कि सब ठीक है, अब उसे सब बता देती हूँ। शाजिया, तुम ऐसा नहीं करोगी। किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे मंजूर नहीं। मंजूर तो मुझे भी नहीं, लेकिन मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेहनत की बात करूंगी, उजरत हासिल करूंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो। अरहम ने बात अधूरी छोड़ दी। जी, बस कुछ नहीं, तुम जाओ, अरहम ने कहा और एक बार फिर मुंह नीचे कर लिया और शाजिया आंसू पीते चली गई। जलते हुए कोयलों पर पानी के छींटे पड़ने से आवाज तो निकली थी, मगर साथ साथ धुएं का गहरा हेवला पैदा हुआ और छत की सिमत रवां हो गया। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा शिकार इतना मजबूर हो गया है कि अब जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और शाजिया कमाने के लिए घर से निकल चुकी है। लंबे बालों वाले भद्दे से मोटे से शख्स ने बारोब अंदाज में कहा तो जलते कोयलों के दूसरी सिमत बैठे औरत और एक मर्द ने एक दूसरे को बगौर देखा और एक मुस्कुराहट का तबादला किया। अब तुम जा सकते हो। चाहो तो अपनी बेटी शाजिया को वापस ले आओ। अरहम का काम तो वैसे भी तमाम हो गया है, बस 2 दिन बाद डॉक्टर उसे भी जवाब दे देंगे। और उसी भद्दे शख्स ने कहा और फिर मकरू कहकहा लगाकर पानी के छींटे अंगारों पर एक बार फिर दे मारे। अब पता चला कि कैसे घरों की इज्जतें भगा कर ले जाया करते हैं, मर्द ने धीमे लहजे में कहा। काले जादू का असर। अब क्या करोगे अरहम मियाँ? और शाजिया, तू वापस आ जा। तेरा तो मैं कलेजा चबाऊंगी, चाहे माही क्यों ना हूं तेरी, औरत ने कहा। उसके चेहरे पर वैश्यानापन साफ आया था। शाजिया ने सफ़िया बेगम को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पहले तो सफ़िया बेगम हैरान हुई, फिर गुस्सा किया और फिर मामले की संगीनी को समझते हुए संजीदा हो गई। शाजिया, तुम्हें याद होगा कि काफ़ी मर्तबा तुमने और अरहम ने मुझसे पूछा था कि मैं ऐशो इशरत वाले महल को छोड़कर यहाँ इस कॉलोनी में क्यों रह रही हूँ। जी मुझे याद है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का जवाब हंसी में टाल देती थी। आज तुम्हें मैं जवाब देती हूँ तुम्हारे सवाल का। शाजिया हैरत से सफ़िया बेगम का मुंह तकने लगी थी कि अजीब औरत है, मैं यहाँ अपना रोना लिए बैठी हूँ और ये औरत तमहीदें बांध रही है। तो सुनो शाजिया, इस दुनिया में लज्जत नामी एक चीज़ पाई जाती है। अमीर गरीब, छोटे बड़े, मर्द औरतें, सभी उसे हासिल करने के लिए कोशां हैं। हर किसी को कहीं ना कहीं से ये लज्जत मिल ही जाती है। बच्चों को खाने पीने, उछल कूद में, गरीबों को सोने में, अमीरों को अपनी दौलत में, औरत को मर्द में या मर्द को औरत में। लेकिन मुझे ये सब वक्ती लज्जत लगती है। मैं उस लज्जत की प्यासी हूँ जो देर पा हो, और जब मिले तो भी लज्जत, ना मिले तो भी लज्जत। उस लज्जत की तड़प ही कुछ और है। सफ़िया बेगम कहीं दूर बातों के जाल में खो गई। शाजिया की हैरत बेपनाह थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह सफ़िया बेगम किस किस्म की बातें कर रही हैं।
وہ کیا چاہتی ہے، بلکہ شازیہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس بیکار کی فلسفی لذت سے بھاگ جائے، مگر ہائے رے بے بسی، وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکی اور صفیہ بیگم کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تو سنو شازیہ، آج میں تمہیں بتائی دیتی ہوں کہ اس چھوٹے گھر میں محلوں کی رانی کیوں رہ رہی ہے۔ جس لذت کی میں نے بات کی ہے اس لذت کا حصول یہیں سے ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شازیہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر آخر بول ہی دیا، میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں اور اپنی لذت پوری کرتی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بالآخر اپنا راز فاش کر ہی دیا۔ شازیہ کو ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وہ کسی سحرزدہ نگری میں گم ہو۔ اسے بھاگنے کا ارادہ کرنا پڑا، مگر مجبوری، بھوک اور بیمار شوہر، ان سب چیزوں نے اس کی ٹانگوں پر فالج گرا دیا۔ وہ اٹھ نہ سکی اور سکتے کی حالت میں صفیہ بیگم کو دیکھتی گئی۔ ارے میری رانی، تمہیں کام چاہیے؟ مجھے غسل کے لیے ایک مددگار چاہیے، تمہارا بھی کام بن جائے گا اور میری لذت دوبالا ہو جائے گی۔ بولو، منظور ہے؟ صفیہ بیگم نے پوچھا اور بے بسی کی ماری شازیہ نے اپنا سر ہلا دیا۔ اگلے دن شازیہ کو صفیہ بیگم کا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ عورتوں کی میت کو غسل دیتی تھی اور وہ اس کام کے لیے بہشتہ بی بی کے نام سے مشہور تھی۔ بہشتہ بی بی جو سر سے پاؤں تک کالے پردے میں ڈھکی ہوتی تھی، صرف ہاتھوں اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ سب کی نظر میں بہشتہ بی بی بہت نیک اور پردے دار خاتون تھی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ مردہ عورتوں، لڑکیوں، خاص طور پر خوبصورت مردہ لڑکیوں کو غسل دیتی تھی اور اپنی لذت پوری کرتی تھی۔ شازیہ کو ایک کام اور عجیب لگا، وہ ایسے کہ صفیہ بیگم نے اگلے ہی دن اسے کہہ دیا کہ آج شام 4 بجے تیار رہنا۔ مگر کیوں؟ کہیں جانا ہے؟ ایک میت کو غسل دینا ہے۔ شازیہ اس کی بات سے حیرت زدہ تھی کہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی اعلان ہوا۔ پھر اسے کیسے خبر ملی کہ فلاں جگہ میت ہونے والی ہے؟ شازیہ دوسری مرتبہ میت نہلانے صفیہ بیگم کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ عجیب وسوسوں میں مبتلا تھی کہ بھلا اس عورت کو کیسے معلوم ہوا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچی تو واقعی وہاں معاملہ برعکس نہ تھا، اور جب شازیہ نے لڑکی کو دیکھا تو وہ حیرت سے ششدر رہ گئی۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ یہ لڑکی کل والی میت میں تھی، اور صفیہ بیگم کام سے فارغ ہونے کے بعد اس سے ملی بھی تھی۔ یہ لڑکی تو کل، شازیہ نے دھیرے سے کہا، مگر پردہ پوش بہشتہ بی بی نے غضبناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموش رہنے کو کہا۔ شازیہ کو اب یہ معاملہ بہت الجھا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ کام سے فارغ تو ہوئی، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اور جیسے ہی شازیہ صفیہ بیگم سے دور ہوئی تو شازیہ جلدی سے اپنے گھر کی سمت دوڑ پڑی تھی۔ ارحم کی موت کا منظر دیکھتے ہوئے وہ تینوں جشن کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے مسرتوں سے لبریز تھے اور وہ سب ایک بڑے برتن میں پڑے ساکت پانی میں ارحم کے کمرے کا منظر دیکھ رہے تھے، جہاں ارحم اپنا گلا مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ رہی تھیں اور چہرہ بے جان ہو رہا تھا۔ بس اب چند لمحے، پھر یہ ہی اپنے گلے کو دبا کر خود کو مار دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بیماری کے باعث اس نے خودکشی کر لی ہے، مگر اسے میرے موکل مار رہے ہیں۔ اب یہ پورے کا پورا وجود میرے رحم و کرم پر ہے، لمبے بالوں والے بھدے شخص نے کہا، اور شازیہ کے ماں باپ ہنس پڑے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، دونوں نے کہا اور مسکرا کر پانی میں دیکھنے لگے۔ اور پھر اچانک دروازہ کھلا اور شازیہ برآمد ہوئی۔ شازیہ کو دیکھتے ہی ارحم نے ہاتھ گلے سے نیچے کر لیے، اور اس کے ساتھ ہی لمبے بالوں والے جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اندھے منہ گر پڑا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دونوں ماں باپ پانی کے عکس میں ارحم اور شازیہ کو چھوڑ کر جادوگر کی سمت متوجہ ہو گئے۔ سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بہت برا ہوا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بدستور ہڑبڑا رہا تھا۔ ارے آخر ہوا کیا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے، شازیہ کا والد چیخا۔ میرے موکل ارحم کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ نہ جانے شازیہ میں ایسا کیا ہے کہ میرے موکل وہاں سے بھاگ نکلے اور اب وہ واپس نہیں جائیں گے۔ وہ یہاں میرے پاس آتے ہی ہوں گے۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے مار دیں گے۔ جادو الٹا ہو گیا ہے، موکل بگڑ گئے۔ وہ بچ گیا اور میں مر گیا۔ کالے لمبے بالوں والا جادوگر کمرے میں بے ہنگم طریقے سے دوڑنے لگا تھا، اور ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر نے اپنا منہ پانی کے برتن میں دے ڈالا اور بھبک بھبک سے بلبلے نکالنے لگا۔
अरे शायद इसे मोक्किलों ने आन पकड़ा है, कहीं हम भी ना मारे जाएं, शाजिया के वालिद ने कहा। और कहानी को उल्टा होते देखकर वो दोनों उठ भागे। और जब वो दोनों कमरे से निकल रहे थे तो बुलबुले बनने की आवाज़ दम तोड़ रही थी, और शायद वो जादूगर भी मारा गया था। हड़बड़ाती हुई शाजिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अरहम को खुद अपना गला दबाते देखकर फौरन उसके पास पहुंची, लेकिन तब तक वो हाथ नीचे ला चुका था। ये क्या कर रहे हो? शाजिया ने फौरन अरहम के हाथ पकड़ लिए। अरहम, अरहम क्या हुआ आपको? उठो, आंखें खोलो। उसकी आंखें अब बंद थीं। शाजिया ने नब्ज देखी तो नब्ज चल रही थी। वो जल्दी से उठी और पानी का गिलास भरकर उसके मुंह पर उल्टा दिया। अरहम झुरझुरी लेकर उठा और फिर शाजिया को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। कुछ खाने को मिलेगा? अरहम ने कहा और शाजिया ने उसे सीने से लगा लिया। शुक्र है खुदा का तुम ठीक हो, मैं अभी लाती हूं। शाजिया उठी और कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के दौरान शाजिया ने यह बात नोट की कि जैसे अब अरहम मजबूर नहीं है, वो खुलकर बोल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। और फिर एक ख्याल एक बिजली के कूंदे की तरह उसके जहन में आया, कहीं अरहम पर कोई जादू असर ना हो। और फिर वाकई वो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए सोचने पर मजबूर हो गई। उसे अपने ख्याल की तस्दीक करनी पड़ी। खाने से फरागत के बाद वो सफिया बेगम के पास गई, अपने 2 दिन की मेहनत की उजरत ली और मुस्कुराते हुए घर आ गई। लेकिन साथ में एक रिक्शा भी लाई थी। थोड़ी ही देर में वो मस्जिद के पेश इमाम साहब के सामने थी। शाजिया ने सारा हाल उन्हें सुनाया और अपना खदशा भी बयान किया। बेटी, आप ठीक कहती हो, तुम्हारे शोहर यानी अरहम पर वाकई खतरनाक किस्म का काला जादू किया गया था। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ मौक्किल भी लगाए गए थे जो धीरे धीरे अरहम को दीमक की तरह खा रहे थे। लेकिन अब खुदा का करम हो गया, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मिस्दाक तुम ठीक वक्त पर पहुंची। अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी। पेश इमाम साहब ने अरहम पर दम किया, पीने और बांधने के लिए तावीज़ वगैरह दिए और ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। 1 साल बाद जिंदगी पहले की तरह रमादमा हो गई। अरहम अब सेहतयाब हो चुका था और कामकाज के काबिल हो चुका था। वो अब पुरानी नौकरी पर दोबारा काम कर रहा था, जबकि शाजिया घरेलू कामकाज के अलावा कॉलोनी के ही स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अलबत्ता सफिया बेगम अब बिस्तर से लग चुकी थी और खुदा के अजाब के ज़ेरे इताब थीं। उन्हें ना जाने कौन सी ऐसी बीमारी थी कि बज़ाहिर वो बोल और सुन रही थी, लेकिन नीचे का जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। शाजिया को पुख्ता यकीन था कि उन पर जो बुरे दिन आए थे वो खुद उसकी जिम्मेदार थी और अब अपने किए की सज़ा भुगत रही थी। लेकिन एक कसक फिर भी शाजिया के मन में थी कि सफिया बेगम को कैसे पता चलता था कि आज फलां जगह फलां की मैयत होने वाली है। इस सवाल के जवाब में वो कई बार पेश इमाम साहब के पास गई, मगर बेमुराद वापस आ गई। वो उनसे दिल की बात कह ना पाई थी, मगर न जाने आज कैसे उसने दिल बांधकर अपनी बात कह डाली। मुझे तो यूं लगता है कि अरहम की बीमारी की जिम्मेदार सफिया बेगम ही है। पेश इमाम साहब हंसे और मुखातिब हुए। बेटा, दिलों के हाल तो खुदा ताला ही जानता है। इस दुनिया में बहुत से राज सिर्फ राज ही होते हैं। इंसान लाख चाहे उन राजों से पर्दा नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ राज इंसान के सामने आया करने के लिए होते हैं। सबसे पहले तो अरहम की बीमारी की जिम्मेदार सफिया बेगम नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप थे। उन्होंने काले इल्म के जरिए धीरे धीरे अरहम को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। और दूसरी बात यह कि सफिया बेगम के पास कोई जादुई टोटका नहीं था, बल्कि मेडिकल की एक ऐसी जहरनुमा दवा थी जो 24 घंटे बाद असर करती थी। यानी वो जिसे चाहती उसे वो दवा खाने वाली शीशी में मिलाकर दे देती और 24 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती। सफिया बेगम एक नफसियाती मरीज़ा है, एक ऐसी मरीज़ा जो कि जान लेने और गुस्ल देने में अपनी लज्जत तलाश करती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।